हेलो दोस्तों, दौड़वाड़ी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम तंत्रों के क्रम में आखिरी तंत्र उत्सर्जन तंत्र को पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि दौड़वाड़ी की नई नई वीडियो आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर भी किया कीजिए ताकि वीडियो को आपके मित्र भी देख सकें। तो दोस्तों, उत्सर्जन तंत्र को स्टार्ट करते हैं। उत्सर्जन तंत्र स्टूडेंट, उत्सर्जन तंत्र को इंग्लिश में एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। तो जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे, तंत्रों का मतलब क्या होता है। तो तंत्रों का मतलब होता है कुछ अंगों का समूह। और उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन का मतलब होता है किसी टॉक्सिक पदार्थ को, अर्थात किसी जहरीले पदार्थ को, अर्थात किसी हार्मफुल पदार्थ को बाहर निकालना। तो स्टूडेंट, उत्सर्जन को समझते हैं अवांछनीय तत्वों या नाइट्रोजन युक्त तत्वों को। जी हाँ दोस्तों, अवांछनीय तत्व कौन से होते हैं? तो स्टूडेंट, अवांछनीय तत्व होते हैं जो नाइट्रोजन युक्त तत्व होते हैं। तो स्टूडेंट, जो बॉडी में नाइट्रोजन युक्त तत्व होते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं और उन्हीं पदार्थों को या उन्हीं तत्वों को हम अवांछनीय तत्व कहते हैं। और इन्हीं अवांछनीय तत्वों को, अर्थात नाइट्रोजन युक्त तत्वों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी अंगों को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो उत्सर्जन किसे कहते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। और इस प्रक्रिया में जितने भी अंग भाग लेते हैं उन सभी अंगों को हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट, उत्सर्जन में बताया गया है कि नाइट्रोजन युक्त तत्वों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो हम एक बार नाइट्रोजन युक्त तत्वों को समझते हैं कि नाइट्रोजन युक्त तत्व कौन से, अर्थात अवांछनीय तत्व होते कौन कौन से हैं। मुख्य नाइट्रोजन युक्त तत्व। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो मुख्य नाइट्रोजन युक्त तत्व होता है वो होता है यूरिया, उसके बाद अमोनिया, उसके बाद यूरिक अम्ल, उसके बाद क्रेटानाइन। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के शरीर में ये 4 हार्मफुल पदार्थ होते हैं, हार्मफुल तत्व होते हैं, अर्थात ये नाइट्रोजन युक्त तत्व होते हैं और ये शरीर में अगर रहेंगे तो जहर का काम करेंगे, इसलिए इन्हें बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट, आप सोच रहे होंगे इन हार्मफुल पदार्थों को बनाता कौन है? तो दोस्तों, जो यूरिया होता है उसको यकृत अर्थात लीवर बनाता है, अमोनिया को भी लीवर बनाता है। यूरिक अम्ल होता है, जो यूरिक अम्ल कहाँ से बनता है? तो न्यूक्लियोटाइड्स के टूटनों से बनता है। तो स्टूडेंट, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? तो हम आपको बताए थे, जो कोशिका होती है उस कोशिका में जो न्यूक्लियस होता है अर्थात केंद्रक होता है, उसके टूटने से यूरिक अम्ल बनता है। स्टूडेंट, क्रेटानाइन कहाँ से बनता है? क्रिएटिन फास्फेट के टूटने से स्टूडेंट क्रेटानाइन बनता है। तो क्रिएटिन फास्फेट कहाँ होता है? तो स्टूडेंट, क्रिएटिन फास्फेट मांसपेशी में होता है। तो स्टूडेंट, जो हड्डी के पास मांसपेशियाँ होती हैं उसी में क्रिएटिन फास्फेट होता है और क्रिएटिन फास्फेट के टूटने से क्रेटानाइन बनता है। तो स्टूडेंट, आप अच्छे से समझ गए होंगे कि नाइट्रोजन युक्त जो तत्व होते हैं वो कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, और इन्हीं नाइट्रोजन युक्त तत्वों को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये टॉक्सिक का काम करते हैं, अर्थात जहर का काम करते हैं। और इन्हीं नाइट्रोजन युक्त तत्वों को जौन से अंग निकालते हैं उन सभी अंगों को हम उत्सर्जन तंत्र में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, जौन से अंग किसी हार्मफुल पदार्थ को उत्सर्जित करते हैं उन्हें हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट पढ़ते हैं। शरीर में 4 उत्सर्जी अंग होते हैं। जी हाँ दोस्तों, शरीर में मुख्यतः 4 उत्सर्जी अंग होते हैं जो किसी न किसी पदार्थ को उत्सर्जन करते हैं। तो जैसे स्टूडेंट, हम यहाँ पढ़ते हैं यकृत होता है, जो लीवर होता है, ये यूरिया का उत्सर्जन करता है। उसके बाद जो त्वचा होती है, स्किन होती है, ये पसीना का उत्सर्जन करता है। इसके बाद स्टूडेंट, जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होता है स्टूडेंट, ये क्या करते हैं? ये CO2 को उत्सर्जन करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको श्वसन तंत्र में हम पढ़ाए थे, फेफड़ों का काम क्या होता है? फेफड़ों का काम होता है ब्लड में O2 को घोलना और CO2 को बाहर निकालना। तो उसी CO2 को बाहर निकालते हैं, इसलिए इस फेफड़े को उत्सर्जी अंग कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट, किडनी होता है, वृक होता है, किडनी को वृक कहते हैं और ये भी मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। तो स्टूडेंट, ये क्या उत्सर्जन करता है? ये यूरिन करता है, अर्थात जिसको मूत्र बोलते हैं। तो स्टूडेंट, ये कुछ उत्सर्जी अंग हैं, इसमें से हम लीवर पढ़ ही चुके हैं। स्किन त्वचा के बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है,
फेफड़ा हम श्वसन तंत्र में पढ़ चुके हैं। उत्सर्जन तंत्र में मुख्यतः किडनी या वृक्क यही आता है और इसी को हमें पढ़ना है अच्छी तरीके से। तो जैसा कि स्टूडेंट जो किडनी होता है ये यूरिन का उत्सर्जन करता है। यूरिन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। स्टूडेंट यूरिन में 95% पानी होता है। 2.6% क्या होता है, तो यूरिया और अमोनिया। स्टूडेंट यूरिया और अमोनिया 2.6% होता है। 0.4% यूरिक अम्ल होता है। स्टूडेंट 2% क्या होता है, तो स्टूडेंट 2% क्रेटानाइन, सोडियम, पोटेशियम के क्लोराइड होते हैं। स्टूडेंट मूत्र का कलर होता है पीला। तो ये पीला कलर क्यों होता है, यूरोक्रोम की वजह से होता है। स्टूडेंट ये बहुत पूछा जाता है कि मूत्र का कलर पीला क्यों होता है, ये यूरोक्रोम की वजह से होता है। स्टूडेंट मूत्र का पीएच कितना होता है, तो मूत्र का पीएच 4.8 होता है, अर्थात अम्लीय होता है। और इसमें स्मेल कैसी आती है, तो स्टूडेंट इसमें स्मेल NH3 की तरह आती है, अर्थात अमोनिया की तरह आती है। तो स्टूडेंट ये मूत्र से कुछ स्पेशल फैक्ट हो गए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो स्टूडेंट ये यूरिन होता है, जो मूत्र होता है, इसको किडनी उत्सर्जित करती हैं, इसलिए मुख्यतः उत्सर्जन तंत्र में हम किडनी को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट उत्सर्जी यौगिक के आधार पर जीवों को कुछ भागों में बांटा गया है। तो जैसे कि स्टूडेंट जितने भी जीव जंतु हैं इनको उत्सर्जी यौगिक के आधार पर कुछ भागों में बांटा गया है, उनको हम अच्छे से समझेंगे। जैसे एक प्रकार होता है यूरियोटैलिक। तो यूरियोटैलिक वाले प्रकार में जो जीव जंतु होते हैं वो किसको रिलीज करते हैं, अर्थात किस पदार्थ को उत्सर्जित करते हैं, वो यूरिया को उत्सर्जित करते हैं। स्टूडेंट यूरियोटैलिक में जिन जिन जीवों को रखा है वो जीव क्या करते हैं, वो जीव यूरिया को छोड़ते हैं। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल समझते हैं। यूरियोटैलिक में किस किस को रखा गया है, मानव है। स्टूडेंट जो स्तनधारी होते हैं, मैमल्स होते हैं, पशु होते हैं, वो सभी यूरिया का फॉर्मेशन करते हैं, अर्थात यूरिया बनाते हैं, यूरिया को रिलीज करते हैं। तो स्टूडेंट यूरियोटैलिक में किसको रखा गया है, मानव को और पशु को। और ये क्या रिलीज करते हैं, ये यूरिया रिलीज करते हैं। स्टूडेंट नंबर 2 समझते हैं, यूरिकोटैलिक। तो स्टूडेंट ये यूरियोटैलिक था, ये नंबर 2 यूरिकोटैलिक है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट यूरिकोटैलिक में जो जीव आते हैं वो किसको रिलीज करते हैं, वो यूरिक अम्ल को रिलीज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यूरिक अम्ल को रिलीज करते हैं। और यूरिकोटैलिक में किन किन जीवों को रखा गया है, तो स्टूडेंट जितना पक्षी वर्ग होता है, जितना रेप्टाइल वर्ग है अर्थात सरीसृप वर्ग है, और जितने भी कीड़े मकोड़े हैं इनको किस में रखा गया है, इनको यूरिकोटैलिक में रखा गया है। अर्थात ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये किसको रिलीज करते हैं, ये यूरिक अम्ल को रिलीज करते हैं। तो स्टूडेंट नंबर 3 समझते हैं, अमोनोटैलिक। जी हाँ दोस्तों, अमोनोटैलिक में जो जीवों को रखा गया है वो जीव किसका फॉर्मेशन करते हैं, किसको रिलीज करते हैं, वो अमोनिया को रिलीज करते हैं, अर्थात NH3 को रिलीज करते हैं। तो स्टूडेंट अमोनोटैलिक में कौन कौन जीवों को रखा गया है, एग्जाम्पल समझते हैं। तो स्टूडेंट जितने भी जलीय जीव हैं वो अमोनिया को छोड़ते हैं, उनको अमोनोटैलिक में रखा गया है। जितने भी उभयचरी हैं इनको भी अमोनोटैलिक में रखा गया। और स्टूडेंट जो केंचुआ है, केंचुआ को भी अमोनोटैलिक में रखते हैं, अर्थात केंचुआ भी अमोनिया का फॉर्मेशन करता है और अमोनिया को ही रिलीज करता है। स्टूडेंट नंबर 4 है ग्वानोटैलिक। ग्वानोटैलिक में किन जीवों को रखा गया है और वो जीव किसका फॉर्मेशन करते हैं, अर्थात किसको रिलीज करते हैं। तो ग्वानोटैलिक में जो जीव होते हैं वो ग्वानिन को रिलीज करते हैं, अर्थात ग्वानिन का फॉर्मेशन करते हैं। और स्टूडेंट ग्वानिन को जो रिलीज करते हैं वो कौन कौन से जीव जंतु होते हैं, एग्जाम्पल में समझते हैं। एग्जाम्पल में स्टूडेंट मकड़ी और बिच्छू। जी हाँ दोस्तों, जो मकड़ी और बिच्छू होते हैं ये ग्वानिन को रिलीज करते हैं। स्टूडेंट ग्वानिन भी एक अमोनिया है, यूरिक अम्ल है, यूरिया है, इसी तरीके से पदार्थ होता है ग्वानिन। तो स्टूडेंट ग्वानिन को जो रिलीज करते हैं उनको हम किस में रखते हैं, तो उनको ग्वानोटैलिक में रखते हैं। तो स्टूडेंट हम मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मानव उत्सर्जन तंत्र में निम्न अंग पढ़ते हैं। नंबर 1 किडनी, जिसको स्टूडेंट वृक्क कहते हैं, स्टूडेंट देसी भाषा में इनको गुर्दावी कहते हैं। नंबर 2 यूरेटर डक्ट। स्टूडेंट यूरेटर डक्ट को हिंदी में मूत्र वाहिनी कहते हैं। नंबर 3 स्टूडेंट यूरिनरी ब्लैडर पढ़ते हैं, इसको हिंदी में मूत्राशय कहते हैं। नंबर 4 यूरेथ्रा पढ़ते हैं, यूरेथ्रा को हिंदी में मूत्र मार्ग कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र में स्टूडेंट हम किडनी पढ़ते हैं,
मूत्र वाहिनी पढ़ते हैं, मूत्राशय पढ़ते हैं और मूत्र मार्ग पढ़ते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट उत्सर्जन तंत्र में सबसे इम्पोर्टेंट अंग किडनी रहता है अर्थात वृक्क रहता है। तो सबसे पहले हम किडनी को, वृक्क को समझेंगे। किडनी को वृक्क हिंदी में कहते हैं और देसी भाषा में गुर्दा भी कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण अंग वृक्क होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम अभी आपको बताए थे, उत्सर्जन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है, तो वृक्क होते हैं अर्थात किडनी होते हैं। किडनी एक पेयर होती हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको पता हो 2 किडनियाँ होती हैं, तो स्टूडेंट उसी के बारे में बताया गया है। किडनी एक पेयर होती हैं, एक पेयर का मतलब 2 किडनी होती हैं। इसके अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, किडनी के स्टडी को क्या कहते हैं, तो किडनी की स्टडी को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। और इसकी स्टूडेंट आकृति कैसी होती है, तो इसकी आकृति होती है सोयाबीन का जो बीज होता है उसकी तरीके का होता है, या कह सकते हैं सेम का जो बीज होता है। स्टूडेंट जो सेम सब्जी होती है उसके अंदर जो बीज निकलता है जस्ट बिल्कुल उसी की तरीके का होता है। इसका स्टूडेंट वजन कितना होता है, तो वजन बताया गया है 170 ग्राम ईच, अर्थात प्रत्येक किडनी 170 ग्राम की होती है। तो दोनों किडनी कितने ग्राम की हो जाएंगी, 340 ग्राम की हो जाएंगी। स्टूडेंट ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किडनी का वजन कितना होता है। अगर एक किडनी का पूछे तो लगभग 170 ग्राम और दोनों किडनी का पूछे तो 340 ग्राम। स्टूडेंट इसका आकार क्या होता है, तो आकार होता है 10 × 5 × 3 सेंटीमीटर, अर्थात स्टूडेंट 10 सेंटीमीटर लंबाई होती है, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है, 3 सेंटीमीटर तक ऊंचाई होती है। किडनी की कोशिका, जी हाँ दोस्तों, किडनी की कोशिका को क्या कहते हैं, जैसे कि हम आपको बताए थे लीवर की कोशिका को हेपेटिक कहते हैं, जैसे मस्तिष्क की कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं, वैसे ही किडनी की कोशिका को क्या कहते हैं, तो किडनी की कोशिका को नेफ्रॉन कहते हैं। हिंदी में स्टूडेंट इन्हें वृक्काणु कहते हैं। तो स्टूडेंट कोशिका का मतलब क्या होता है, हम आपको बता दिए थे कि जो भी अंग होता है वो कोशिका से ही मिलकर बना होता है। तो स्टूडेंट जो नेफ्रॉन होती हैं, जो वृक्काणु कोशिका होती हैं, इनसे ही मिलकर क्या बनी होती है, तो स्टूडेंट इनसे ही मिलकर किडनी बनी होती है। और इसीलिए बोला जाता है कि जो वृक्काणु होते हैं, जो नेफ्रॉन होते हैं, यही कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। तो स्टूडेंट किसकी इकाई होती है, ये किडनी की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। तो स्टूडेंट कार्यात्मक क्या मतलब क्या होता है, कार्यात्मक का मतलब होता है उस अंग में कार्य कौन करता है। तो स्टूडेंट उस अंग में कार्य कौन करता है, तो नेफ्रॉन करते हैं या वृक्काणु करते हैं। संरचनात्मक का मतलब क्या होता है कि वो अंग किससे मिलकर बना हुआ है। तो जी हाँ दोस्तों, किडनी किससे मिलकर बनी होती है, वृक्काणु से मिलकर बनी होती है, नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। तो किडनी की कोशिका जो होती है उसे क्या कहते हैं, किडनी की कोशिका को नेफ्रॉन कहते हैं और हिंदी में वृक्काणु कहते हैं। तो किडनी में 1 से 1.2 मिलियन नेफ्रॉन अर्थात वृक्काणु होते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं, तो 1 मिलियन से 1.2 मिलियन तक वृक्काणु होते हैं अर्थात नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी में। स्टूडेंट इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज विलियम वोमैन ने की थी। किसकी खोज, तो ये नेफ्रॉन की खोज, अर्थात किडनी नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। इसकी खोज किसने की थी, विलियम वोमैन ने की थी। किडनी का स्थान कहाँ होता है, अर्थात किडनी कहाँ रहती है, तो स्टूडेंट पेरिटोनियल कैविटी में। नेक्स्ट स्टूडेंट समझते हैं किडनी का कार्य, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, किडनी के कार्य बहुत पूछे जाते हैं। तो पानी का संतुलन बनाए रखना, जी हाँ दोस्तों, मानव की बॉडी में जो पानी का संतुलन रहता है उसको कौन बना के रखता है, उसको किडनी बना कर रखता है। और स्टूडेंट इसका दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य होता है रक्त का निस्पंदन करना। जी हाँ दोस्तों, रक्त का निस्पंदन करना। निस्पंदन का मतलब होता है फिल्ट्रेशन अर्थात छानना। तो रक्त को छानता कौन है, रक्त को छानता है किडनी अर्थात वृक्क छानते हैं। और रक्त का प्यूरिफिकेशन कौन करता है, अर्थात शुद्धिकरण कौन करता है, तो रक्त का प्यूरिफिकेशन शुद्धिकरण कौन करता है। तो जैसा कि स्टूडेंट पिछली वीडियो में हम श्वसन तंत्र पढ़े थे, तंत्र में हम फेफड़ा पढ़े थे। तो जो फेफड़े होते हैं, जो लंग्स होते हैं, वो रक्त का शुद्धिकरण करते हैं अर्थात प्यूरिफिकेशन करते हैं। और जो किडनी होते हैं, किडनी क्या करते हैं, किडनी करते हैं रक्त का फिल्ट्रेशन। तो स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखना है, किडनी रक्त का फिल्ट्रेशन करती हैं अर्थात निस्पंदन करती हैं अर्थात रक्त को छानती हैं। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना स्टूडेंट, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि फेफड़ों का काम क्या होता है, किडनी का काम क्या होता है। तो स्टूडेंट फेफड़ों के साथ प्यूरिफिकेशन शब्द जुड़ा रहता है जिसको शुद्धिकरण कहते हैं, और किडनी के साथ निस्पंदन शब्द जुड़ा रहता है जिसको फिल्ट्रेशन कहते हैं अर्थात छानना। स्टूडेंट तीसरा इसका एक इंपॉर्टेंट काम और होता है,
प्रोड्यूस ईपीओ, अर्थात ईपीओ को बनाना, ईपीओ को छोड़ना। तो स्टूडेंट ये ईपीओ क्या होता है? एरिथ्रोपायोटीन। जी हाँ दोस्तों, ईपीओ का मतलब होता है एरिथ्रोपायोटीन। एरिथ्रोपायोटीन एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन होती है, और जो ये ग्लाइकोप्रोटीन होती है ये क्या करती है स्टूडेंट? ये अस्थिमज्जा को उत्तेजित करती है। तो जैसा कि स्टूडेंट जो ब्लड बनता है, ब्लड कहाँ बनता है? ब्लड स्टूडेंट अस्थिमज्जा में ही बनता है, और एरिथ्रोपायोटीन अस्थिमज्जा को उत्तेजित करता है। तो जब अस्थिमज्जा उत्तेजित होता है तो ये क्या करेगा? तो ये स्टूडेंट ये ब्लड को बनाएगा, और ब्लड में भी किस सेल को बनाता है? तो ब्लड में आरबीसी को बनाता है। तो स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखना है, किडनी जो ईपीओ को बनाती हैं अर्थात एरिथ्रोपायोटीन प्रोटीन को बनाती हैं, ये एरिथ्रोपायोटीन क्या करती हैं? अस्थिमज्जा को उत्तेजित करती हैं, और अस्थिमज्जा जब उत्तेजित होता है तो अस्थिमज्जा आरबीसी का निर्माण करती हैं। तो स्टूडेंट की बेसिक जानकारी हो गई किडनी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे किडनी की संरचना। नेक्स्ट स्टूडेंट हम किडनी की संरचना को समझते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट ये फिगर बना हुआ है, ये फिगर उत्सर्जन तंत्र का है, और जैसा कि हम आपको बताए थे उत्सर्जन तंत्र में मुख्य अंग क्या होते हैं? तो स्टूडेंट मुख्य अंग किडनी होते हैं। इसके बाद मूत्र वाहिनी नलिका होती है, मूत्राशय होता है, और मूत्र मार्ग होता है। तो स्टूडेंट इसको हम बहुत अच्छे से एक एक तरीके से समझेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट दो पाइप आपको ये नज़र आ रहे होंगे, इनमें से एक महाधमनी होती है और एक महाशिरा होती है। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको हम परिसंचरण तंत्र में बताए थे, महाधमनी का कार्य क्या होता है? महाधमनी का कार्य होता है रक्त को हार्ट से हर एक अंग तक ले जाना, और महाशिरा का काम क्या होता है? महाशिरा का काम होता है सभी अंगों से हार्ट तक रक्त को लाना। तो स्टूडेंट एक महाशिरा होती है, एक महाधमनी होती है, इनमें स्टूडेंट रक्त आता है। तो स्टूडेंट इनमें जो रक्त आता है वो रक्त कहाँ जाता है? वो रक्त स्टूडेंट किडनी में भी जाता है। और किडनी में क्यों जाता है? तो किडनी में रक्त का फिल्ट्रेशन होता है, अर्थात जब रक्त हमारी पूरी बॉडी में घूमता है तो कोशिकाओं के पास बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, उन सभी अशुद्धियों को लेकर आता है और उन अशुद्धियों को कहाँ छानता है? तो स्टूडेंट रक्त जो होता है वो हमारी किडनी में आके छनता है, और यहीं से जो भी टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं अर्थात जो अवांछनीय तत्व होते हैं, वो यहीं छनते हैं, और स्टूडेंट मूत्र वाहिनी से होते हुए मूत्र मार्ग से बाहर हो जाते हैं। तो स्टूडेंट इसकी संरचना को एक बार हम अच्छे समझते हैं। जैसा कि स्टूडेंट महाशिरा और महाधमनी है, इनमें ब्लड आता है, और इनमें ब्लड आने के बाद में स्टूडेंट किडनी में आता है। तो स्टूडेंट किडनी में क्या होता है? तो स्टूडेंट किडनी को एक बार समझते हैं। जो किडनी की ये बाहरी लेयर होती है, इस लेयर को कहते हैं कॉर्टेक्स, स्टूडेंट्स हिंदी में कहते हैं इसे संपुट। इसके बाद स्टूडेंट ये आपकी जो अंदर की संरचना दिख रही होगी इस तरीके से, इसको कहते हैं हम मेंडुला, और इसी मेंडुला के अंदर होते हैं स्टूडेंट नेफ्रॉन। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको बताए थे, किडनी की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन होते हैं? तो नेफ्रॉन होते हैं, अर्थात वृक्काणु होते हैं, अर्थात स्टूडेंट इन्हीं नेफ्रॉन से मिलकर किडनी का निर्माण हुआ होता है। तो स्टूडेंट ये नेफ्रॉन जो होते हैं, जो वृक्काणु होते हैं, ये स्टूडेंट मेडुला के अंदर वाले भाग में होते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको बहुत सारे नेफ्रॉन दिख रहे होंगे, स्टूडेंट जो पार्ट मेडुला पार्ट होता है उस मेडुला के अंदर नेफ्रॉन वृक्काणु बहुत सारे दिख रहे होंगे, और स्टूडेंट बीच में जो वाइट कलर का ये भाग दिख रहा है इसको हम पेल्विस कहते हैं। तो स्टूडेंट कॉर्टेक्स संपुट बाहर वाली लेयर को कहते हैं, उसके अंदर मेडुला होते हैं, और इन मेडुला के अंदर नेफ्रॉन होते हैं जिनको वृक्काणु कहते हैं, और स्टूडेंट उसके बाद में पेल्विस वाला भाग होता है। तो स्टूडेंट पेल्विस वाला जो भाग होता है ये थोड़ा सा खाली भाग होता है किडनी का। तो स्टूडेंट ये कार्य कैसे करता है? तो जैसा कि स्टूडेंट महाशिरा या महाधमनी से जो रक्त आता है वो रक्त किडनी में एंट्री कर जाता है, और किडनी में एंट्री करने के बाद में स्टूडेंट जो नेफ्रॉन होते हैं, जो वृक्काणु होते हैं, यही क्या करते हैं? यही ब्लड को छानते हैं, और स्टूडेंट इस ब्लड को छानने के बाद में ये ब्लड वापस चला जाता है, और स्टूडेंट इसमें जो अवांछनीय तत्व बचता है अर्थात नाइट्रोजन युक्त तत्व बचते हैं, वो स्टूडेंट इस पेल्विस वाले भाग में टेम्परेरी रूप से संग्रहित हो जाते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट पेल्विस वाले भाग में नाइट्रोजन युक्त तत्व जो आया है, जो स्टूडेंट अवांछनीय तत्व आया है, ये कुछ समय के बाद में मूत्र वाहिनी से होते हुए स्टूडेंट ये मूत्र वाहिनी बनी हुई है, इस मूत्र वाहिनी से होते हुए मूत्राशय में आ जाता है, और स्टूडेंट मूत्राशय में कुछ समय तक एकत्रित होता है, और एकत्रित होने के बाद में कुछ समय के बाद में यूरिन फील होने लगता है इंसान को,
और यूरिन जब फील होने लगता है और ये आधे से ज़्यादा भर जाता है मूत्राशय, उसके बाद में स्टूडेंट मूत्र मार्ग के माध्यम से मूत्र को बाहर कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट ये पूरी प्रक्रिया उत्सर्जन की होती है। जैसा कि स्टूडेंट इन किडनी के ऊपर में कुछ बनाया है, ये क्या है? तो स्टूडेंट ये एड्रिनल ग्रंथि है। तो जैसे कि स्टूडेंट हम आपको बताए थे ग्रंथियों के बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें ग्रंथियों के बारे में डिटेल से बताएंगे। तो स्टूडेंट पूछा जाता है एड्रिनल ग्रंथि कहाँ होती है? तो किडनी के जस्ट ऊपर एड्रिनल ग्रंथि होती है और एड्रिनलिन और एपिनेफ्रिन नामक एंजाइम छोड़ती है एड्रिनल ग्रंथि, और उसके कार्य क्या होते हैं हम उसको बारे में बताए थे। और स्टूडेंट डिटेल से इन ग्रंथियों को हम एक अलग वीडियो में पढ़ाएंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट आप किडनी की संरचना को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, इसको हम थ्योरी भाषा में अब समझते हैं। तो स्टूडेंट किडनी कार्य कैसे करती है उसको समझते हैं। जब रक्त किडनी में आता है तो नेफ्रॉन रक्त को छानते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि किडनी के अंदर रक्त को कौन छानता है, तो स्टूडेंट नेफ्रॉन छानते हैं। अर्थात किडनी के जो सेल होते हैं, जो कोशिका होती हैं, नेफ्रॉन वो छानते हैं रक्त को, और छनित रक्त वापस चला जाता है। छनित पदार्थ पेल्विस वाले भाग में कुछ समय के लिए एकत्रित होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम आपको बताए थे कि रक्त छनने के बाद में वापस चला जाता है और उस रक्त से छनने के बाद में जो पदार्थ मिलता है वो पेल्विस वाले भाग में एकत्रित हो जाता है। पेल्विस वाले भाग में ही किडनी स्टोन बनती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने सुना होगा कि किडनी में पथरी बन गई है, तो किडनी में पथरी कहाँ बनती है? तो स्टूडेंट जो पेल्विस वाला भाग होता है, पेल्विस वाले भाग में ही किडनी स्टोन बनती है। गुर्दे की पथरी बनती है या वृक्क की पथरी बनती है। स्टूडेंट ये पथरी किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि किडनी में जो पथरी बनती है वो किससे बनती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट से किडनी में पथरी बनती है। इसे अल्ट्रासोनिक वेव द्वारा तोड़ा जाता है। तो स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन बनता है कि किडनी की जो पथरी होती है उसे किससे तोड़ा जाता है? तो अल्ट्रासोनिक वेव द्वारा तोड़ा जाता है, और अल्ट्रासोनिक वेव द्वारा तोड़ा जाता है इस विधि को वो ट्रिप्सी कहते हैं। तो स्टूडेंट ये भी याद रखना है इस विधि को क्या कहते हैं? तो इस विधि को लिथोट्रिप्सी कहते हैं। तो स्टूडेंट जो किडनी में पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है, इसे अल्ट्रासोनिक वेव द्वारा तोड़ा जाता है और इस तोड़ने की विधि को लिथोट्रिप्सी कहते हैं। तो स्टूडेंट किडनी के बाद हम समझते हैं मूत्र वाहिनी। तो जैसा कि स्टूडेंट हम फिगर में बताए थे मूत्र वाहिनी का क्या कार्य होता है, तो पेल्विस वाले भाग में जो अवांछनीय तत्व जमा हुआ है उसको मूत्राशय तक पहुंचाना। जी हाँ दोस्तों, मूत्र को पेल्विस वाले भाग से मूत्राशय में एकत्रित करना। जी हाँ दोस्तों, मूत्र वाहिनी का कार्य क्या होता है? तो मूत्र वाहिनी का कार्य होता है पेल्विस वाले भाग में जो मूत्र जमा हो गया है उसको मूत्राशय में एकत्रित करना। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। स्टूडेंट नेक्स्ट समझते हैं मूत्राशय। इसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। स्टूडेंट मूत्र वाहिनी को क्या कहते हैं? तो मूत्र वाहिनी को यूरेटर डक्ट कहते हैं और मूत्राशय को यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। इसका आकार गुब्बारे की तरह होता है। जी हाँ दोस्तों, जो मूत्राशय होता है उसका आकार कैसा होता है? तो गुब्बारे की तरह होता है। इसकी क्षमता 600 ml तक होती है, अर्थात उसमें यूरिन कितना आ सकता है? तो उसमें 600 ml आ सकता है। ये आधा भरने के बाद मूत्र आना महसूस होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, जो मूत्राशय होता है तो जैसे ही मूत्राशय का आधा भाग भरता है वैसे ही हमारे मस्तिष्क के पास सिग्नल पहुंच जाते हैं और हमें क्या फील होने लगता है? हमें यूरिन फील होने लगता है, अर्थात मूत्र आना महसूस होने लगता है। इसके बाद स्टूडेंट पढ़ते हैं मूत्र मार्ग, जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। इसके माध्यम से मूत्र बाहर निकालते हैं। इसमें स्फिंक्टर, स्टूडेंट स्फिंक्टर को वाल्व भी कहते हैं। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है? इसमें स्फिंक्टर लगे हुए होते हैं, अर्थात वाल्व लगे हुए होते हैं जिससे हम मूत्र को रोक सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने देखा होगा कि जो युवा अवस्था का व्यक्ति होता है वो मूत्र को काफ़ी समय तक रोक सकता है। तो वो किसकी मदद से रोक सकता है? तो जैसा कि स्टूडेंट हमने बताए हैं मूत्र मार्ग में स्फिंक्टर लगे रहते हैं। स्फिंक्टर को हिंदी में वाल्व कहते हैं। तो जो स्फिंक्टर वाल्व लगे रहते हैं इसकी मदद से जो युवा अवस्था के व्यक्ति होते हैं वो मूत्र को काफ़ी समय तक रोक सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो मूत्र को नहीं रोक पाते हैं और बच्चे बिस्तर को गीला कर देते हैं। तो वो बिस्तर को गीला क्यों कर देते हैं? क्योंकि स्टूडेंट उनका जो मूत्र मार्ग होता है उसमें स्फिंक्टर अर्थात जो वाल्व होते हैं वो सही से बन नहीं पाए होते हैं। स्टूडेंट बच्चों में स्फिंक्टर सही से बन नहीं पाते हैं और इसलिए
वो यूरिन को रोक नहीं पाते हैं और वो बिस्तर को गीला कर देते हैं। और स्टूडेंट आपने देखा होगा जो बुजुर्ग हो जाते हैं, बुजुर्ग भी ज़्यादा देर तक मूत्र को नहीं रोक सकते हैं। तो वो क्यों नहीं रोक सकते हैं? क्योंकि स्टूडेंट जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनके स्फिंक्टर बहुत कठोर हो जाते हैं, जो वाल्व होते हैं वो बहुत कठोर हो जाते हैं, सही से वर्क नहीं कर पाते हैं। इसलिए स्टूडेंट जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो भी ज़्यादा समय तक मूत्र को नहीं रोक सकते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्फिंक्टर कहाँ पाए जाते हैं, तो स्टूडेंट मूत्र मार्ग में पाए जाते हैं। स्फिंक्टर का कार्य क्या होता है? तो स्टूडेंट स्फिंक्टर जो होते हैं वो मूत्र को रोकने में सहायक होते हैं। स्टूडेंट जो मूत्र मार्ग होता है इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर तक होती है। तो स्टूडेंट जो बेसिक जानकारी है वो क्लियर हो गई है। अब जैसा कि स्टूडेंट हम किडनी में नेफ्रॉन पढ़े थे, तो स्टूडेंट उस नेफ्रॉन की संरचना के बारे में समझेंगे, क्योंकि नेफ्रॉन की संरचना के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टूडेंट हम नेफ्रॉन की संरचना पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट जैसा कि हम आपको बताए थे, जो नेफ्रॉन होते हैं अर्थात वृक्काणु होते हैं, ये क्या होते हैं? ये सेल होते हैं। ये किडनी के सेल अर्थात किडनी की कोशिका का नाम नेफ्रॉन होता है। और किडनी कितनी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है अर्थात कितने नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है? तो 1 से लेकर 1.2 नेफ्रॉन से मिलकर बनी हुई होती है। तो स्टूडेंट जैसा कि 1 से लेकर 1.2 नेफ्रॉन होते हैं, हम एक नेफ्रॉन की संरचना को समझते हैं, क्योंकि सभी नेफ्रॉन एक जैसे होते हैं। तो स्टूडेंट ये जो संरचना बनाई है ये एक नेफ्रॉन की संरचना होती है अर्थात एक कोशिका की संरचना होती है। तो इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। स्टूडेंट इसमें एक सी टाइप बना रहता है और इस सी टाइप के अंदर की तरफ स्टूडेंट ये गुच्छे की तरह दिखाई दे रहे होंगे। ये गुच्छे क्या होते हैं? इन गुच्छों को कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्टर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लोमेरुलस फिल्टर कहाँ होते हैं? तो स्टूडेंट नेफ्रॉन में होते हैं। ये जो गुच्छे होते हैं इनको ग्लोमेरुलस फिल्टर कहते हैं। और स्टूडेंट ये सी टाइप का जो आकृति है इसको क्या कहते हैं? तो इसको वुमेन कैप्सूल कहते हैं अर्थात वुमेन संपुट कहते हैं। तो स्टूडेंट ये ग्लोमेरुलस फिल्टर जो होते हैं इसी में क्या आती है? इसी में स्टूडेंट रीनल आर्टरी आती है। और रीनल आर्टरी जो होती है इसको क्या कहते हैं? इसको वृक्कीय धमनी कहते हैं। और स्टूडेंट जो वृक्कीय धमनी है इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है रक्त को लाना। तो स्टूडेंट जो रक्त होता है, रक्त किससे आता है? रीनल आर्टरी से आता है, जिसको वृक्कीय धमनी कहते हैं। और ये जो रक्त होता है इसमें क्या क्या होता है? तो स्टूडेंट इसमें मूत्र होता है, इसमें एमिनो अम्ल होते हैं, इसमें ग्लूकोज होता है, इसमें पानी होता है, इसमें आयन होते हैं, इसमें NaCl होता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये जो रक्त आता है वो कहाँ आता है? ग्लोमेरुलस फिल्टर के पास आता है। ग्लोमेरुलस फिल्टर क्या करता है? तो स्टूडेंट रक्त को बिल्कुल छान देता है। एमिनो अम्ल है, मूत्र है, ग्लूकोज है, पानी है, आयन है, NaCl है, वो अपने पास रख लेता है और खाली रक्त को वापस कर देता है। तो स्टूडेंट जो खाली रक्त वापस जाता है वो रीनल वेन से जाता है अर्थात वृक्कीय सिरा से जाता है। जो ग्लोमेरुलस फिल्टर ने अपने पास एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, पानी, आयन, NaCl को रखा है, इसका वो क्या करता है? तो स्टूडेंट इसको वो आगे भेज देता है। तो स्टूडेंट हम इसको पूरा समझेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट वुमेन संपुट, ये सी आकार की जो स्टूडेंट जो सी आकार की आकृति है इसको वुमेन संपुट कहते हैं। तो जो ग्लोमेरुलस फिल्टर थे वो वुमेन कैप्सूल में इन सभी चीज़ों को भेज देते हैं। और वुमेन कैप्सूल के बाद में स्टूडेंट जो इस तरीके से आकृति दिख रही है सांप के आकार की, इसको झूला कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? हेनले का झूला, लूप ऑफ हेनले। स्टूडेंट बहुत पूछा जाता है कि लूप ऑफ हेनले कहाँ होता है? तो स्टूडेंट ये नेफ्रॉन में होता है। और नेफ्रॉन कहाँ होते हैं? किडनी में होते हैं अर्थात किडनी की कोशिकाओं को ही नेफ्रॉन कहते हैं। तो स्टूडेंट हेनले का लूप, इतना बड़ा जो झूला टाइप का दिख रहा है इसे हेनले का झूला कहते हैं या लूप ऑफ हेनले कहते हैं। स्टूडेंट इसी लूप ऑफ हेनले का जो ऊपर वाला भाग होता है इसको PCT कहते हैं और जो निचला वाला भाग होता है इसको DCT कहते हैं। स्टूडेंट ये बहुत पूछा जाता है PCT DCT कहाँ होते हैं? तो स्टूडेंट जो PCT होता है इसकी फुल फॉर्म होती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। स्टूडेंट ट्यूब होता है छोटी सी नलिका, ट्यूब्यूल मतलब होती है बहुत छोटी नलिका। तो जो ट्यूब्यूल है इसका मतलब है कि बहुत छोटी नलिका। तो स्टूडेंट PCT की फुल फॉर्म होती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है PCT DCT कहाँ होते हैं? तो नेफ्रॉन में होते हैं। स्टूडेंट इसके बाद में जो लास्ट वाला भाग होता है इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट अर्थात संग्रहित नलिका। तो संग्रहित नलिका है तो
किसका संग्रहित करती है? नलिका में आके मूत्र एकत्रित रहता है। जो स्टूडेंट यूरिन होता है वो संग्रहित नलिका में ही एकत्रित होता है। तो स्टूडेंट इसको हम बहुत अच्छे से एक बार फिर से समझते हैं। जैसे रीनल आर्टरी से, वृक्कीय धमनी से रक्त आता है और जो ग्लोमेरुलस फिल्टर होते हैं, ये केशिका गुच्छ होते हैं, ये रक्त को फिल्टर करते हैं अर्थात छानते हैं। छानने के बाद में रक्त को वापस रीनल वेन में भेज देते हैं, जिसको वृक्कीय सिरा कहते हैं। और बाकी इसके अंदर जो मूत्र है, एमिनो अम्ल है, ग्लूकोज है, पानी है, आयन है, NaCl है, उसको ये क्या करता है, वुमेन कैप्सूल को दे देता है। उसके बाद स्टूडेंट वुमेन कैप्सूल के माध्यम से ये सभी हेनले के झूले में आते हैं अर्थात लूप ऑफ हेनले में आते हैं। और लूप ऑफ हेनले में आने के बाद में PCT क्या करता है और DCT क्या करता है, और लास्ट में आके सिर्फ और सिर्फ यूरिन पहुंचता है। तो स्टूडेंट हम इसको अच्छे से समझेंगे, PCT का क्या कार्य रहता है और DCT का क्या कार्य रहता है। इससे पहले स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेफ्रॉन के अंदर रक्त को कौन छानता है? तो ग्लोमेरुलस फिल्टर छानते हैं। तो स्टूडेंट PCT का क्या कार्य होता है, हम इसको समझते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट जो ग्लोमेरुलस फिल्टर था अर्थात केशिका गुच्छ था, वो क्या करता है, एमिनो अम्ल को, ग्लूकोज को, पानी को, मूत्र को, आयन को, NaCl को सबको संग्रहित करके वुमेन कैप्सूल को दे देता है। और वुमेन कैप्सूल क्या करता है, तो वुमेन कैप्सूल आगे बढ़ा देता है। इसमें PCT क्या करता है, तो स्टूडेंट एमिनो अम्ल को, ग्लूकोज को अवशोषित कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, जो PCT होता है, PCT एमिनो अम्ल और ग्लूकोज को अवशोषित करता है और शेष पदार्थों में एचाइन को घोल देता है। जी हाँ दोस्तों, जो एचाइन होता है इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन। जो मूत्र होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, क्योंकि जो PCT होता है इसमें एचाइन हाइड्रोजन आयन को घोल देता है और आगे बढ़ा देता है। तो जैसा कि स्टूडेंट एमिनो अम्ल, ग्लूकोज को PCT ने अवशोषित कर लिया और शेष पदार्थ जो बचे हुए हैं उसमें एचाइन घोल देता है PCT। 70 से 80% तक पानी का अवशोषण भी कर लेता है और NaCl आयन का अवशोषण करता है। तो जैसा कि स्टूडेंट सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड का 70 से 80% तक और पानी का 70 से 80% तक भी PCT ही अवशोषित करता है। तो स्टूडेंट एमिनो अम्ल हो गया, ग्लूकोज हो गया, पानी हो गया, NaCl के जो आयन हो गए, इन सभी को अवशोषित कौन करता है, तो PCT करता है। और PCT क्या करता है, तो जो मूत्र बचा हुआ है उसमें एचाइन को घोल देता है अर्थात हाइड्रोजन आयन को घोल देता है। और इसीलिए जो मूत्र होता है वो कैसा होता है, तो अम्लीय प्रकृति का होता है। तो स्टूडेंट DCT का क्या कार्य होता है, इसको समझते हैं। तो जो शेष 20 से 30% पानी बचा हुआ है और NaCl जो आयन बचे हुए हैं, इनको अवशोषित कौन करता है, तो स्टूडेंट DCT करता है। जो भी स्टूडेंट PCT से बचा हुआ आयन होता है, पानी होता है, उसको अवशोषित कौन करता है, उसको अवशोषित DCT करता है। तो जैसा कि आपको बताए थे, ग्लोमेरुलस फिल्टर का कार्य क्या होता है, ब्लड को छानना होता है। तो स्टूडेंट छानने की दर क्या होती है, ग्लोमेरुलस फिल्टर रेट क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 125 ml प्रति मिनट अर्थात स्टूडेंट 1 मिनट में 125 ml रक्त को छानता है। और एक डे की बात करें तो एक डे में 180 लीटर ब्लड को छानता है। आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि द्रोणवाणी की नई नई वीडियो आप तक पहुंच सकें।